नमस्कार दोस्तों। ईरान के इब्राहिम रईसी जो हैं उन्होंने पाकिस्तान विजिट किया है। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ से मुलाकात करने के लिए। अब ये खबर अपने आप में आप सोचिए कितनी शॉकिंग खबर है, क्योंकि अभी हम सबको पता है कि ईरान और पाकिस्तान के रिलेशन जो है वो काफ़ी ख़राब थे। बल्कि 3 महीने पहले की जो अभी न्यूज़ थी, जहाँ पर इन दोनों देशों ने एक दूसरे के ऊपर एयर स्ट्राइक कर दिए थे। ईरान ने इल्ज़ाम लगाया था कि पाकिस्तान जो है वो आतंकवाद का गढ़ है और वो आतंकवादियों को शरण देता है, आतंकवादियों की मदद करता है, और जैश अल अदल के जो बड़े आतंकवादी हैं वो सब वहाँ पर पाकिस्तान के अंदर वो सब अपना बेस बनाए हुए हैं और वो वहाँ से निकल करके आकर के ईरान के अंदर में बड़ी बड़ी आतंकवादी गतिविधियाँ करते हैं। उसके बाद पाकिस्तान ने फिर ईरान के ऊपर अटैक किया, एयर स्ट्राइक किया 2-4 बेस पे। कहा कि नहीं, जैश अल अदल जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके आतंकवादी ईरान के अंदर में बैठे रहते हैं और ईरान के अंदर में लोग बेस बनाते हैं और बलोच इंसर्जेंसी को फैलाते हैं, बलोच इंसर्जेंसी को अपनी पीक पर पहुंचाते हैं और आतंकवादी गतिविधियां करते हैं पाकिस्तान के अंदर में आके। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि इन दोनों देशों ने एक दूसरे पर ऐसे ऐसे इल्ज़ाम लगाए और उसके बाद आज की डेट में जो ईरान के प्राइम मिनिस्टर हैं इब्राहिम रईसी, वो विजिट करते हैं पाकिस्तान शहबाज शरीफ से मुलाकात करने। और मुलाकात का एजेंडा क्या है, क्यों गए हैं वो, क्या वो रिलेशनशिप को कैसे इस्टेब्लिश करना चाह रहे हैं, क्या वो ट्रेड डील करना चाह रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं, ये सब पे बाद में आएंगे। पहले आपको ये समझना ज़रूरी है कि ईरान और पाकिस्तान के बीच में आखिर रिफ्ट है किस चीज़ को लेकर के, प्रॉब्लम क्या क्या है। क्योंकि अगर आप पाकिस्तान और ईरान का रिलेशनशिप देखोगे तो स्टार्टिंग में जब पाकिस्तान का जन्म हुआ था, साल 1947 की बात है, तब तो सबसे अच्छे रिलेशंस थे पाकिस्तान के। जो सबसे पहली कंट्री पाकिस्तान को सपोर्ट करने के लिए सामने आई थी वो ईरान ही थी। और उस टाइम पर आप याद रखिएगा कि उस टाइम पर ईरान के अंदर में कोई ऐसी इस्लामिक सरकार नहीं थी। ईरान के अंदर में जो सरकार थी वो वेस्टर्न बैक्ड सरकार ही थी उस टाइम पर। और ईरान वॉज द फर्स्ट नेशन जिसने पाकिस्तान को एक इंडिपेंडेंट कंट्री की तरह उस समय रिकॉग्नाइज किया था 1947 के अंदर में। और पाकिस्तान ने जो ये फेवर लिया था ईरान के साथ में, और ईरान ने काफ़ी ज़्यादा ट्रेड भी करना शुरू किया था पाकिस्तान के साथ में। तो इसी ट्रेड की वजह से पाकिस्तान एज अ कंट्री स्थापित भी हो पाया था ईरान की वजह से। और पाकिस्तान ने फिर उस पूरे अपने जो फेवर लिया था उसका पेबैक भी किया साल 1979 के अंदर में। अब हुआ क्या, 1979 में क्या हुआ, लेकिन फेवर किस चीज़ का किया पाकिस्तान ने? पाकिस्तान ने जो सरकार ने पाकिस्तान की मदद की थी उसका फेवर नहीं किया। पाकिस्तान ने 1979 के अंदर में, आप सबको पता है, ईरान में रिवॉल्यूशन हुआ था। और ईरान के इस रिवॉल्यूशन में क्या हुआ था कि जो वेस्टर्न बैक्ड गवर्नमेंट थी, जिसको यूएस सपोर्ट करता था और यूएस के पपेट सपोर्ट करते थे जिस गवर्नमेंट को, उसको गिरा दिया गया। एक पूरा ईरानियन रिवॉल्यूशन हुआ, इस्लाम के नाम पर रिवॉल्यूशन हुआ कि जो पुरानी वाली सरकार है ये वेस्टर्न बैक्ड सरकार है और यहाँ पर पूरे ईरान के अंदर में इन लोगों ने जो इस्लाम की प्रतिष्ठाएं थी उसको तोड़ के रख दिया है। वेस्टर्न कपड़े पहनते, बहुत सारी चीज़ों को लेकर के, हिजाब को लेकर के और कई सारी चीज़ों को लेकर के जो कि इस्लाम में नियम लिखे हुए हैं, उसको लेकर के ये पूरा रिवॉल्यूशन उसके बेस पर खड़ा किया गया कि ये लोग जो हैं ये इस्लाम एज अ रिलीजन को ख़त्म कर रहे हैं, खोखला कर रहे हैं। और ये वेस्टर्न लोग जो हैं वेस्टर्न कपड़े पहनते हैं ऐसे जो हैं, और औरतें जो हैं बिना वील के, मतलब बिना नकाब के बाहर आती हैं, ये सारी चीज़ों को लेकर के। क्योंकि आप अगर ईरान की उस टाइम की फुटेजेस देखोगे, आप जाकर के एक बार यूट्यूब पे सर्च करिएगा ईरान बिफोर 1979 या ईरान इन दैट एरा, तो आपको मिल जाएगी वैसी खबरें जहाँ पर आप देखोगे कि बीच पे लोग बैठे हुए हैं और ईरान के अंदर में काफ़ी फ्रीडम का माहौल है। तो वो सब चलता था, उस चीज़ को लेकर के ईरानियन रिवॉल्यूशन खड़ा किया गया। और उस ईरानियन रिवॉल्यूशन को कहीं ना कहीं पाकिस्तान की सरकार ने बहुत सपोर्ट किया। उस समय जो लीडर थे, उनके सुप्रीम लीडर रुहुल्लाह खोमेनी, उनको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया गया। और 1979 के बाद जो सरकार बनी ईरान के अंदर में, जो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान बना, उसको सपोर्ट करने वाली कंट्री जो थी पाकिस्तान, उन कंट्री, कुछ चुनिंदा कंट्रीज़ में से एक थी जो ईरान को इंडिपेंडेंट नेशन रिकॉग्नाइज करती थी। बिकॉज हुआ क्या था कि 1979 के रिवॉल्यूशन के बाद यूएस बैक्ड सरकार जब वहाँ पे गिरी तो ऑब्वियसली यूएस एंड इट्स पपेट्स विल नॉट लाइक इट। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने इस सरकार को मानने से मना कर दिया, ईरान को एज अ देश मानने से मना कर दिया और कई सारे सैंक्शंस लगा दिए ईरान के ऊपर में। लेकिन उन सारे सैंक्शंस के बावजूद पाकिस्तान, रशिया, कुछ चुनिंदा कंट्रीज ऐसी थी जिन्होंने ईरान को सपोर्ट किया था। तो उसमें से पाकिस्तान भी एक था। और उस समय पर पाकिस्तान की इतनी अहमियत भी हुआ करती थी कि उसके रिकॉग्नाइज करने से फ़र्क पड़ता था। लेकिन उसके बाद जो है बहुत सारे जियोपॉलिटिक्स में चेंजेस आ गए। जियोपॉलिटिक्स, पावर ब्लॉक्स पूरी तरीके से चेंज हो गई, यूएस की एंट्री हो गई, रशिया की एंट्री हो जाती है। और इस सब के बाद जो है ईरान और पाकिस्तान का रिलेशन जो है वो ख़राब होना शुरू हो जाता है। अगर आप मेजरली देखोगे पाकिस्तान ईरान के रिलेशनशिप ख़राब होने की वजहें, तो उसमें 3 वजहें निकल करके आती हैं। तीनों को एक एक करके डिस्कस करेंगे। देखो, सबसे पहली वजह तो ये थी कि रिलीजियस इंडिफरेंस क्रिएट हो गया दोनों देशों के अंदर में। आगे चलेंगे, अभी समझेंगे। उसके बाद मेजर जो इशू हुआ था वो तालिबान को लेकर के हुआ था कि तालिबान की सरकार को रिकॉग्नाइज नहीं करता था ईरान और पाकिस्तान तालिबान की सरकार को मदद कर रहा था।
और फिर जो इशू हुआ वो बलोच इंसर्जेंसी को लेकर के हुआ। तो ये तीनों जो पॉइंट्स हैं, बलोच इंसर्जेंसी, तालिबान और रिलीजियस इंडिफरेंसेस, ये एक पॉइंट में ही कवर कर देते हैं। दूसरा जो पॉइंट है पाकिस्तान और ईरान के बीच में रिलेशनशिप खराब होने का, वो यूएस से नज़दीकियाँ जो पाकिस्तान की थी उसकी वजह से हुआ था। और तीसरा कारण तो जो ट्रेड इशूज़ थे 2014 में जो पाइपलाइन को लेकर के पूरा इशू हुआ था, वो तो था ही। अब अगर हम बात करें इसमें से, तो देखो जब पाकिस्तान बना था ना, जब पाकिस्तान पैदा हुआ था 1947 में, तो पाकिस्तान के लीडर्स ने पुरजोर कोशिश ये करी कि जितनी मास है जो इस्लाम के लोग हैं सबको साथ लेकर के चला जाए। लेकिन उनको धक्का लगा 1971 के अंदर में। 1971 में जब बांग्लादेश अलग हो गया तो उनको समझ में आ गया कि लोकल लीडर्स को खड़े नहीं होने देना है। अगर ये लोकल लीडर्स, शेख मुजीबुर रहमान वहाँ खड़े हुए और उनके खड़े होने के बाद ही ये सारी प्रॉब्लम शुरू हुई, तो उनको समझ में आया अगर लोकल लीडर खड़ा हो गया तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, तो आपकी आइडियोलॉजी क्लियर कट होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान के अंदर में वो आइडियोलॉजिकल चेंज देखा गया उस समय कि जो सरकार पहले पूरे मुसलमानों की बात करती थी, वो सरकार आज की डेट में सिर्फ सुन्नीस की बात करती है। तो एक सुन्नी सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट हो गई पाकिस्तान की। वहीं दूसरी तरफ ईरान, जो कि एक वेस्टर्न सपोर्टेड सरकार हमेशा से था, वहाँ पर जब 1979 का रिवॉल्यूशन हुआ तो पॉलिटिक्स पूरी तरीके से चेंज हुई। अब क्योंकि बहुतायत में वहाँ पर लोग जो थे वो शिया कम्युनिटी से आते थे, तो इसलिए ईरान की सरकार जो है वो शिया कम्युनिटी की ज़्यादा बात करती थी। और लोकल लोग थे जो कुछ सुन्नी लोग वहाँ पर मौजूद थे, कुछ जो बलोच लोग मौजूद थे, उनकी बात नहीं उतनी करती थी। ऑब्वियस सी बात है कि माइनॉरिटी की बात कम की जाती है। तो वो ईरान के अंदर हुआ, तो यहाँ से एक रिलीजियस इंडिफरेंस खड़ा हो चुका है। तो यहाँ पर जब पाकिस्तान जो है वो सुन्नी मुस्लिम को सपोर्ट करने लगा, दूसरी तरफ ईरान जो खड़ा हुआ वो सपोर्ट कर रहा था शिया को, नेशनलिज्म को। तो यहाँ पर उनकी एक रिलीजियस इंडिफरेंस यहीं से क्रिएट हो गया। अब ये पहली बार देखने को कब मिला, जब तालिबान का उदय हुआ अफगानिस्तान के अंदर में, तब यह पूरा शिफ्ट जो है, रिफ्ट दोनों कंट्रीज के बीच में, वो साफ देखने को मिला। हुआ क्या कि 1979 में आपने रिवॉल्यूशन को सपोर्ट किया पाकिस्तान ने और ईरान को खड़ा किया, लेकिन उसके बाद थिक 80s में क्या होता है, पूरी तरीके से जियोपॉलिटिक्स चेंज हो जाती है। और जियोपॉलिटिक्स चेंज होने का रीज़न क्या था कि रशिया की जो फोर्सेस हैं वो घुस जाती हैं अफगानिस्तान के अंदर में 1980s में। अब रशिया की जो फोर्सेस घुसी थी अफगानिस्तान के अंदर में 1980s के टाइम पर, तो उस समय ईरान की सरकार जो है, क्योंकि रशिया ने सपोर्ट किया था, तो रशिया को सपोर्ट किया था, इसलिए रशिया को ईरान की सरकार ने सपोर्ट किया और वो सही मानते थे कि रशिया जो है अफगानिस्तान के अंदर में घुसा है वो सही स्टेप है। वहीं दूसरी तरफ जो है पाकिस्तान की क्लोजनेस जो है उस समय यूनाइटेड स्टेट्स से काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी और यूनाइटेड स्टेट्स जो है पाकिस्तान को कई बहुत ज़्यादा फंड्स भी दे रहा था। बेसिकली यूनाइटेड स्टेट्स क्या कर रहा था, यूएसए एक तरीके से पाकिस्तान को बफर स्टेट की तरह यूज़ कर रहा था। अब जो उनकी वहाँ पर सरकार थी उनको मतलब पैसा वैसा दे करके, उनको सपोर्ट करके, और वहाँ पे तालिबानियों को खड़ा कर रहा था। तो तालिबानी जो है उनके हाइडआउट्स देखोगे आप, तो पाकिस्तान के अंदर में बड़ी मात्रा में तालिबानियों के हाइडआउट्स हुआ करते थे और वो बॉर्डर क्रॉस करके फिर जा करके वहाँ पर गतिविधियाँ किया करते थे रशियन आर्मी के खिलाफ। तो वो सब बहुत सालों तक चलता रहा और इन्हीं सब में एक तरफ रशिया को सपोर्ट करता रहा ईरान, हालांकि पाकिस्तान जो है वो यूएस के एकदम पपेट सा बन गया उस पूरे साल के बीच में। तो ईरान ने ये एक्सपेक्ट किया था कि पाकिस्तान जो है, क्योंकि वो इस्लामिक, अब ये दोनों देश समझ लो आप ओआईसी के मेंबर भी हैं। ओआईसी मतलब ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन के दोनों मेंबर थे पाकिस्तान और ईरान। तो इसीलिए ईरान ने पाकिस्तान से हमेशा ये एक्सपेक्ट किया कि आप इस्लाम की बात उठाओगे। अब और ईरान जो था, अगर आप पूरे मिडिल ईस्ट में देखो तो ईरान वॉज वन ऑफ द कंट्री, सबसे पहली कंट्री आप कह सकते हो जिसने यूएस की खिलाफत करी थी खुल करके। उसके बाद बहुत सारे लोग खड़े होते हैं, उसके बाद ये सद्दाम हुसैन खड़े होते हैं, उसके बाद जा करके बशर अल असद खड़े होते हैं, लेकिन रूहुल्लाह खुमैनी वॉज वन ऑफ द लीडर्स जिसने पहली बार खुले मंच पर अपने सीधे शब्दों में यूएसए को कंडेम किया था और यूएसए के बारे में बात की थी और इसीलिए उनके ऊपर सैंक्शंस लगाए गए थे ईरान के ऊपर में इसी बात में। तो ईरान तो किसी तरीके से भी यूएस को सपोर्ट नहीं कर सकता था, वो तो कट्टर एनिमी था यूएस का, क्योंकि उसको लगता था यूएसए जो है वो इस्लाम के लिए खतरा है, ऐसा लगता था ईरान को। लेकिन पाकिस्तान ने फिर उसी यूएसए से हाथ मिला लिया और यहीं से पूरी प्रॉब्लम शुरू हो गई ईरान और पाकिस्तान के बीच में। उसके बाद क्या होता है, और ये सब मैं अपनी मर्जी से मनगढ़ंत कहानी आपको नहीं बता रहा हूँ, ये एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था इरानियन रिव्यू ऑफ फॉरेन अफेयर्स साल 2012 में, और इस आर्टिकल में एक पेपर लिखा हुआ था अप्स एंड डाउन्स इन ईरान एंड पाकिस्तान टाइज, और इसमें लिखा था, बाकायदे इस आर्टिकल में लिखा हुआ है कि जो सरकार थी तालिबान की 1997 से लेकर के 2001 में, जो अफगानिस्तान के अंदर में तालिबान की सरकार इस टाइम पर बनी थी जब रशियन आर्मी वहाँ से हट गई थी, तो ये तालिबान की सरकार में सबसे बुरा हाल था अफगानिस्तान का। और इसी साल में अगर आप जा करके देखोगे तो जो ईरान और पाकिस्तान के बीच में ट्रेड होते थे, तो इस पीरियड के दौरान ये ट्रेड काफ़ी कम हो गया था, ऑलमोस्ट 40-50% कम हो गया था ये ट्रेड दोनों कंट्रीज़ में। तो आप समझ सकते हो कि इन दोनों कंट्रीज़ के बीच में रिलेशनशिप्स बहुत ख़राब हो गई थी इन सारी चीज़ों को लेकर के।
यूएस को और रशिया को लेकर के। अब हुआ क्या साल में, ये तो एक प्रॉब्लम हुई तालिबान की। दूसरी प्रॉब्लम बलोच इंसर्जेंसी और खड़ी हो गई। बलोच इंसर्जेंसी की वजह से क्या हुआ था कि बलूचिस्तान एक जगह पर प्रोविंस है पाकिस्तान के अंदर में, और दूसरा प्रोविंस है सिस्तान एंड बलूचिस्तान जो कि ईरान के अंदर में है। अब इन दोनों प्रोविंसेस में बहुतायत में बलोच लोग रहते हैं। बलोच लोग क्या चाहते हैं कि उनका बलोच लैंड अलग से एक देश हो, ना वो ईरान में मिल करके रहना चाहते हैं, ना वो पाकिस्तान में मिल करके रहना चाहते हैं, क्योंकि दोनों ही देशों में बलोच लोग सबसे ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं। और ये दोनों जो प्रोविंसेस हैं ये काफ़ी ज़्यादा, मतलब समझ लो बहुत गरीबी है इस जगह पर। बलूचिस्तान, चाहे वो पाकिस्तान की बात हो गई, चाहे वो ईरान के अंदर में सिस्तान एंड बलूचिस्तान की बात हो गई। तो इसीलिए कई सारे ग्रुप्स खड़े हुए जो बलूचिस्तान को अलग कराना चाहते हैं। एक उसी में से आईसिस बैक्ड ग्रुप है जैश अल अदल। तो जैश अल अदल जो है वो ज़्यादातर पाकिस्तान में बेस्ड है, और ये जितने भी आपको मतलब इंसर्जेंट ग्रुप दिखेंगे वो ज़्यादातर पाकिस्तान में बेस्ड हैं, क्योंकि पाकिस्तान में रहना उनके लिए आसान है। जैसे BLA है, बलोच लिबरेशन आर्मी, तो बलोच लिबरेशन आर्मी भी पाकिस्तान के अंदर में बेस्ड है। तो अब ये जितने ग्रुप्स हैं ये लोग बड़ी बड़ी गतिविधि करते हैं बलूचिस्तान को आज़ाद कराने के लिए। तो वो गतिविधि कभी ईरान के अंदर में करते हैं, कभी पाकिस्तान के अंदर में करते हैं। तो बलोच इंसर्जेंसी को लेकर के दोनों सरकारें, ईरान और पाकिस्तान की सरकारें आपस में एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाती रही हैं, और इसी को लेकर के अभी 3 महीने पहले एयर स्ट्राइक करी थी इन दोनों देशों ने एक दूसरे के ऊपर। तो ये दूसरा इशू हो गया, ये भी बहुत सीरियस इशू है। और तीसरा मेजर इशू है ट्रेड का। अब हुआ क्या कि पाकिस्तान ने पहले कोशिश ये करी कि हम अच्छे ट्रेड रिलेशंस बना करके रखें ईरान से भी और यूएस से भी, तो बैलेंसिंग करने की कोशिश करी। जैसे इंडिया बैलेंस करता है ना आज की डेट में, इजराइल को एक तरफ बैलेंस कर रहा है, दूसरी तरफ ईरान और रशिया को भी बैलेंस कर रहा है। तो पाकिस्तान ने भी ठीक वही करने की कोशिश करी थी, लेकिन वो पूरा मामला गड़बड़ हो गया। हुआ क्या कि पाकिस्तान ने साल 2014 में, आप चेक करिएगा जा करके, कि ईरान के साथ एक पाइपलाइन बनाने का डील साइन कर दिया, और ये काम शुरू भी हो गया। और यहाँ से काम शुरू हुआ, लेकिन यूएस तो भाई पाकिस्तान का तो आका यूएस हुआ करता था उस टाइम पर, काफ़ी फंड्स दे रहा था, तो पाकिस्तान कैसे यूएस को ब्रीच कर ले। और उस समय तो कोई और आका था नहीं, उस समय तो चाइना भी नहीं था, क्योंकि चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव साल 2013 में ही शुरू हुआ था, और कुछ कंट्रीज से भी स्टार्ट किया था उसने, तो पाकिस्तान तक अभी वो पहुँचा नहीं था। तो यहाँ पर यूएस का तो सपोर्ट चाहिए था उनको साल 2014 में। यूएसए ने जैसे ही इस पाइपलाइन डील के बारे में यूएस को पता चला, उन्होंने भाई टाइट किया पाकिस्तान को, और उसके बाद ये पूरी पाइपलाइन की जो मतलब मेकिंग थी वो रुक गई बीच में ही। और अभी पिछले साल दिसंबर में ईरान ने फिर से पाकिस्तान को धमकी दी कि हम आपके ऊपर $14 बिलियन का क्लेम कर देंगे, केस कर देंगे कि आपने जो पाइपलाइन डील साइन की थी उसमें कुछ काम नहीं किया और हमारा पैसा नुकसान हो गया। तो ट्रेड इश्यूज भी काफ़ी ज़्यादा इन दोनों कंट्रीज़ में रहे, लेकिन ये भी यूएस की वजह से रहे। अब इन सारी चीज़ों के बीच में अब इस साल, अब पिछले 2-3 सालों में पूरी जियोपॉलिटिक्स जो है वो पूरी तरीके से चेंज हो गई है। अब जो एजेंडा बताया जा रहा है कि पीएम ईरान के जो पहुँचे हैं पाकिस्तान के पीएम से मिलने, तो उसका एजेंडा ये है कि हम काम करेंगे किसके ऊपर, ट्रेड के ऊपर, ट्रेड कोऑपरेशन के ऊपर हम काम करेंगे, एनर्जी सेक्टर में, हम एग्रीकल्चर सेक्टर में ईरान के साथ मिल करके काम करेंगे। लेकिन ये सब कहने लिखने वाली बात है। हुआ क्या है आपको भी पता है कि जियोपॉलिटिकल शिफ्ट हो गया है पूरा, और पावर डायनेमिक्स जो है वो पूरी तरीके से शिफ्ट हो गए हैं। अभी तक यूएसए जो था वो एक मेजर प्लेयर था एशिया के अंदर में, और अब अचानक से यूएस जो है वो एशिया से हो गया गायब। अब वो बचा है कहाँ पर, थोड़ा बहुत पैसिफिक ओशन, इंडियन ओशन में बचा है, बाकी तो लैंड से गायब ही है। क्योंकि अफगानिस्तान एक ऐसा स्टेट था जहाँ पर यूएस बड़ी मात्रा में मौजूद थे। लेकिन 2020 में क्या हुआ, दोहा डील साइन हो गई और यूएस ने अपनी फोर्सेस को वापस बुला लिया। अब जैसे ही यूएस ने अपनी फोर्सेस को वापस बुलाया, पाकिस्तान यूएस के लिए इररिलेवेंट हो गया है, क्योंकि पाकिस्तान को हमेशा यूएस एक बफर स्टेट की तरह यूज़ करता आया है कि तालिबानियों को शरण देनी है तो पैसा शरण जो है पाकिस्तान में दे दो, आतंकवादियों को ट्रेनिंग देनी है पाकिस्तान में दे दो, और फिर उनको बोलो कि जाओ बड़ी गतिविधि करो अफगानिस्तान के अंदर में, इनको मारो उनको मारो। वो काम करता था पाकिस्तान आज तक। अब पाकिस्तान इररिलेवेंट हो गया यूएसए के लिए, क्योंकि यूएस चला गया एशिया से बाहर, उसने अपनी ट्रूप्स को बुला लिया वापस। तो जैसे ही पाकिस्तान इररिलेवेंट हुआ यूएस के लिए, यूएस ने पैसा देना, सपोर्ट देना बंद कर दिया पाकिस्तान को, और ये बात पाकिस्तान के समझ में धीरे धीरे आ गई। अब भीख मांगना पड़ रहा है IMF से जा करके, वर्ल्ड बैंक से जा करके। तो पाकिस्तान को तो हमेशा अपने सर्वाइवल के लिए कोई ना कोई आका की ज़रूरत होती है। तो उसके बाद एंट्री हुई चाइना की, जो कि यूएस का सबसे बड़ा दुश्मन। चाइना एंटर करता है, सीपेक के थ्रू पैसा डालता है, और जगह पे ग्वादर पोर्ट पूरा मतलब इनका बनाता है, सब कुछ करता है। तो जैसे ही ये चाइना के साथ में जाते हैं, नाउ इनकी मजबूरी है कि ईरान से इनको रिलेशन अच्छा रखना पड़ेगा, बिकॉज देयर इज़ टोटल एक्सिस ऑफ चाइना, रशिया एंड ईरान, और उस एक्सिस में इनको ईरान से तो अच्छे रिलेशंस बना करके ही रखने पड़ेंगे। और अब बैलेंसिंग वाली कोई बात है नहीं, पाकिस्तान की उतनी हैसियत ही नहीं है ना कि बैलेंस करे यूएस और दोनों चाइना को, मतलब उनका वही नहीं है, वो हमेशा भीख मांगते रहे हैं। तो वही प्रॉब्लम है उनकी
कि अब उनको ईरान से मजबूरी है उनकी अच्छे टाइज बनाने के लिए। दूसरी तरफ ईरान भी ऐसा फील करता है कि ईरान के बॉर्डर इश्यूज़ हैं पाकिस्तान के साथ, पूरे बलोचिस्तान और सिस्तान के प्रोविंस में बलोच इंसर्जेंसी अपने पीक पर। तो इन सब के बीच में वो इजराइल के साथ में वहाँ पर जो लड़ाई लड़ रहा है, इन सब के बीच में वो ये सारी डिस्टर्बेंस बिल्कुल भी नहीं चाहता है। और वो चाहता है कि ठीक ठाक रिलेशंस हमारे पाकिस्तान के साथ हो जाएं और हमारी जो ट्रेड भी है वो भी ठीक ठाक हो जाए, ताकि मैं एक जगह पर फोकस कर सकूं विच इज़ इजराइल। और इसीलिए ईरान जो के प्राइम मिनिस्टर इन सब के बीच में पाकिस्तान विजिट करते हैं और पाकिस्तान के पीएम से मिल करके ये ट्रेड कोऑपरेशन और ये सारी चीज़ों पर बात करके अपने रिलेशनशिप को ठीक करने की कोशिश करते हैं। तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। अब वीडियो को ख़त्म करने से पहले एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है वर्ल्ड अफेयर्स की टीम की तरफ से, बल्कि ये अनाउंसमेंट जो है वो पूरी अनअकैडमी टीम की तरफ से है। हमारा जो आज तक का यूपीएससी सीएससी का सबसे बड़ा इवेंट हम करने जा रहे हैं, और जो ये इवेंट है ये 28 तारीख को होगा इसी महीने में, और इस इवेंट का टाइम है 1 बजे से 2:30 बजे तक। और ये पूरा इवेंट, इसमें हमारे टॉप एजुकेटर्स यहाँ पर मौजूद होंगे, हमारे टॉपर्स यहाँ पर मौजूद होंगे, और बहुत अच्छा ये इवेंट होगा। और इसी इवेंट के अंदर हम 2 ऐसे बड़े रिवील्स करने वाले हैं यूपीएससी सीएससी से रिलेटेड, जो रिवील आपने कभी कहीं नहीं पाया होगा। अब इस जो इवेंट होगा ये हमारा जो यूपीएससी अनस्टॉपेबल्स बाय अनअकैडमी चैनल है उस पर लाइव होगा। आपके सारे फेवरेट बेस्ट एजुकेटर्स यहाँ पर मौजूद होंगे। तो आप, आई होप आप इस इवेंट में हमारे साथ ज़रूर से जुड़ेंगे, और आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल भी समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।